पिछले दिनों में लॉकडाउन का जो समय था उस समय तो प्रत्यक्ष आना जाना बहुत कठिन था, इसलिए लगभग 2-2.5 महीने मेरा यहाँ आना नहीं हुआ। लेकिन उसके बाद मेरा आज तीसरा राउंड है करनाल में पिछले 20 दिन में। सबसे पहले मैं विषय जो आपके सामने रख रहा हूँ कि आज प्रधानमंत्री जी ने देश के लोगों को संबोधित किया और अनलॉक पार्ट 2 एक प्रकार से कल से इसकी शुरुआत हो रही है, क्योंकि अनलॉक पार्ट 1 ये आज 30 जून को समाप्त हो रहा है और कल से अनलॉक पार्ट 2 ये शुरू हो रहा है। इस समय पहले से जितनी छूट दी गई थी उसमें कुछ चीज़ों में और भी छूट आगे बढ़ाई जा रही है और मुख्य तौर पर तो इस बार प्रदेश की सरकारों पर और आगे ज़िलों पर काफ़ी चीज़ें छोड़ दी गई हैं, क्योंकि हर स्थान की, हर ज़िले की परिस्थितियाँ अलग अलग हैं। तो अलग अलग परिस्थितियाँ होने के कारण से जो कुछ छूट दी गई है उसमें और ज़्यादा छूट तो नहीं दी जा सकती, क्योंकि वो केंद्रीय स्तर के ऊपर MHA की गाइडलाइंस हैं। लेकिन कहीं अगर लगता है कि कठिनाई अभी है तो उसमें और अभी सख्ती बरतनी हो तो वहाँ लोकल लेवल पर कंटेनमेंट जोन्स की सख्ती ये बढ़ाई जा सकती है। तो अभी जैसे विद्यालय ये सब 31 जुलाई तक ये तय किया है कि अभी वो नहीं खुलेंगे और इसी प्रकार से रेलवेज़ को भी अभी पूर्ण रूप से नहीं खुला है, वो भी 2 अगस्त से और खोली जाएंगी। लेकिन इंटरनल मूवमेंट जो स्टेट्स की हैं वो सारी खुली रहेंगी, बाधित नहीं होंगी। इंटर स्टेट मूवमेंट भी गुड्स की और पैसेंजर की ये भी खुली रहेगी, ये बाधित नहीं होगी। बाज़ार सारे खोल दिए गए हैं, मॉल सारे खोल दिए गए हैं, इंडस्ट्री सारी खोल दी गई है। लेकिन जहाँ कहीं गैदरिंग बहुत अधिक हो सकती है, जैसे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, उनके लिए अभी थोड़ा सा बंधन रखा गया है। जहाँ तक एक कठिन समय की बात है, प्रधानमंत्री जी ने कहा कि अभी भी ये कठिन समय चल रहा है, हमें बहुत अभी ढिलाई नहीं बरतनी है, सावधान होकर के चलना है। हर कोई जो है, जो नियमों का पालन वो उनको करना ही चाहिए। मास्क लगाने की बात है, सोशल डिस्टेंसिंग की बात है, और इसमें हर व्यक्ति, चाहे वो सामान्य व्यक्ति है अथवा स्वयं उन्होंने कहा चाहे प्रधानमंत्री है, सभी को ये सावधानियाँ बरतनी चाहिए ताकि कोरोना जैसे महामारी को हम यानी कंटेन कर सकें, इसको रोक सकें, इसको फैलाने से हम किसी प्रकार से बच सकें। तो बहुत सी सफलता हमको भारतवर्ष में मिली है, हर प्रांत में मिली है। मैं अगर हरियाणा की बात करूं तो हरियाणा अन्य प्रांतों की अपेक्षा आज बेहतर स्थिति में है और हम लोगों ने उसके बहुत से सूचनाओं का जो पालन किया है, सख्ती से किया, उसके कारण से सब हुआ है। जहाँ तक लोगों को सहायता देने की बात है तो उन्होंने घोषणा की है कि जो गरीब लोग हैं अभी भी, क्योंकि उनको जितना एक फुल स्केल के ऊपर काम मिलना चाहिए शायद उनको नहीं मिल रहा है। दुकानों पर भी अभी उस प्रकार की जैसे दिखती है चहलकदमी, वो दिखती नहीं है। बाज़ार में ग्राहक भी कम निकल रहा है। तो इन कठिनाइयों के कारण से एक जो घोषणा की है, उन्होंने कहा कि जो हमने 3 महीने का मुफ्त राशन दिया था इसको गरीबों के लिए और आने वाले दिवाली तक इसको एक्सटेंशन कर दिया कि 5 किलो चावल अथवा 5 किलो गेहूँ हर व्यक्ति के हिसाब से, और ये आगे 5 यानी दिवाली यानी 4 महीने, अभी 5 महीने और बचे हैं, तो 5 महीने का ये राशन भी मुफ्त में मिलेगा बिना किसी कीमत के, और लगभग 80 करोड़ लोगों को देश भर में इसका लाभ होगा। हमारे यहाँ भी हरियाणा भी मैं कह सकता हूँ कि 2.25 करोड़ लोगों को इसका लाभ मिलने वाला है। ये उन्होंने घोषणा की है। और इस सारे का जो कहा कि हमारी जो सामान्य गतिविधियाँ आगे बढ़ रही हैं, इसमें किसानों को भी एक बहुत बड़ा एक उन्होंने योगदान देने की बात की है कि उनको श्रेय जाता है कि किसान डट करके देश के आदमी का, समाज के लोगों का पेट भरने का जो काम कर रहा है वो किसान कर रहा है। और हमारे यहाँ के जो मज़दूर हैं वो भी लगातार काम में लगे हैं। जो यहाँ से मज़दूर एक प्रकार से अपने अपने प्रदेशों में काफ़ी मात्रा में चले गए थे, उन्होंने भी वापस आना शुरू किया है और वापस आकर के फिर से वो अपने अपने काम में लग गए हैं। तो एक प्रकार की आगे की सावधानियां भी उन्होंने बताई हैं। हमारी जो नॉर्मल स्थिति हो रही है उसके बारे में उन्होंने बताया है। किसी भी कारण से हमको ढिलाई नहीं बरतनी है, ये सारा आगाह उन्होंने किया है।
और सामान्य तौर पर एडमिनिस्ट्रेशन के नाते से चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट है, चाहे वो जिले के एडमिनिस्ट्रेशन के रूप में है, सब लोगों को अपने अपने दायित्व को निभाना है। ऐसा आज का उनका जो आह्वान था उसकी मुख्य बातें थी। सर, भारत ने 59 चाइनीज ऐप को बैन कर दिया है और लगातार कमांडर स्तर पर बातचीत भी चल रही है। किस तरीके से आप देखते हैं जो ये बैन लगाया गया है उसको? देखिए, चाइना ने अपनी जो करतूतें हैं वो रोकी नहीं हैं। वो उन्होंने बहुत एक जो दुश्मनी पाल करके जिस प्रकार से बॉर्डर के ऊपर उन्होंने अपनी गतिविधियां की हैं, उससे एक रोष देश भर में हर व्यक्ति के मन में है, हर एक संस्थान के मन में है, हर नेता के मन में है। तो हम लोगों ने उसके हिसाब से ही हरियाणा में पहले से ही जो 2 ऐसी कंपनियां थी जिनका टेंडर लेवल के ऊपर कुछ कॉन्ट्रैक्ट हमारा होने वाला था, हमने उसको रद्द किया था। देश भर में ये जो 59 ऐप हैं ये बंद कर दिए गए हैं। ये संस्थागत रूप से बंद किए हैं। आम आदमी ने भी इसका एक संज्ञान लेना शुरू किया है। होटल्स कई ऐसे सामने आए हैं जिन्होंने चाइनीज़ को वहाँ ठहरने के लिए, रुकने के लिए वो मना कर दिया है। लोगों ने चाइनीज़ सामान की गोली जलानी शुरू कर दी है। तो चाइना के प्रति एक क्षोभ, एक गुस्सा ये आम आदमी के मन में है। तो उसी हिसाब से अभी तो चूँकि जब देश के प्रति दुश्मनी का भाव रखने वाला कोई देश, उसको किस प्रकार से हम आगे बढ़ने देंगे? अपने देश में आगे नहीं बढ़ने देंगे। ये भाव जनमत का सारा बना है। हाँ, क्योंकि कोई भी विवाद होता है, कोई भी बात होती है, उसका जो हल होता है कभी ना कभी हल तो होना ही चाहिए। हम वसुधैव कुटुंबकम की बात करते हैं, विश्व में शांति की बात करते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि बातचीत के रास्ते बंद करेंगे। बातचीत के रास्ते खुलने चाहिए और खुल करके कल को इन सब बातों में से यदि निजात मिलती है तो मानवता के नाते, विश्व के नाते, सब देशों को सह अस्तित्व के नाते रहना ही है। लेकिन किसी भी कारण से अपने देश की किसी कॉस्ट के ऊपर कोई बात की जाएगी, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। अपने देश का स्वाभिमान, सुरक्षा, अखंडता ये बरकरार रखी जाएगी। पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे हैं। कल कांग्रेस ने करनाल में कुमारी शैलजा के नेतृत्व में बैलगाड़ी प्रदर्शन किया, उस पर क्या कहना चाहिए? देखिए, ये एक इस समय क्या एक कठिनाई का समय है, एक संकट का समय है। ऐसे कठिनाई के समय में अर्थव्यवस्था की बहुत सी ऐसी बातें हैं जो आप सब लोग भी जानते हैं, हम भी जानते हैं कि ऐसे समय पर अर्थव्यवस्था में जो देश में और प्रदेशों में और सामान्य जगह पर भी जो कठिनाइयाँ पैदा हुई हैं, उसमें कहाँ से अर्थ आएगा, कहाँ से नहीं आएगा, ये सारा संतुलन बैठाना पड़ता है। और उस संतुलन को बैठाने में यदि पेट्रोलियम में से कोई पैसा अगर मिलता है, वो बाकी चीज़ों में से जो बंद हो गया है उसकी भरपाई करके लिए आखिर व्यवस्थाएं तो खड़ी करनी पड़ेंगी। आज अगर मैं अपने प्रदेश की बात करता हूँ तो हमारा 4,500 करोड़ रुपये का ऐसा खर्च है जिसको मैं कमिटेड एक्सपेंसेस के रूप में कहता हूँ। अब GST बंद हो गए थे, एक्साइज बंद हो गई, वैट बंद हो गया, स्टाम्प ड्यूटी बंद हो गई, ये सारे इनकम तो यहीं से होती थी। उस रुपया हर महीने कमिटेड एक्सपेंस का दिया, विकास के कामों के लिए भी अब आगे आवश्यकता पड़ेगी तो वो उनको देना है। तो इस प्रकार से जहाँ से पैसा मिल सकता है वहाँ से लेना, जहाँ मजबूरी है नहीं मिलेगा तो ज़बरदस्ती नहीं की जा सकती। समाज से तो पैसा रूटीन से आता है। इसलिए आज देश और प्रदेशों की जो स्थिति है उसमें इन चीज़ों का कोई अर्थ नहीं है। अगर कम ही करने की बात है तो मैं आह्वान करता हूँ उनको कि राजस्थान के अंदर कम करके दिखाएं, पंजाब के अंदर कम करके दिखाएं। क्यों नहीं कम करके दिखाते? वहाँ तो हरियाणा से भी ज़्यादा रेट है। हमारे तो 2 ही प्रदेश आसपास लगते, राजस्थान और पंजाब। हरियाणा से ज़्यादा रेट हैं आज भी। क्या वो 5-10% वहाँ कम करके, वो तो उनके अपने हाथ में है। तो इसलिए ये जो सब प्रदेश और देश को जो सुचारू रूप से व्यवस्था चलानी होती है, जिनको नहीं चलानी होती है वो कुछ भी टैक्स करते रहेंगे, लेकिन जिनको चलानी होती है उनको देख करके बात बोलनी चाहिए। हरियाणा में हम कम से कम ये कह सकते हैं कि हमारे डीजल का रेट, हमारे पेट्रोल का रेट, आसपास की सब स्टेट्स, केवल चंडीगढ़ को यदि हम छोड़ दें तो बाकी हमारा दिल्ली से भी कम है, राजस्थान से भी कम है, पंजाब से भी कम है, उत्तर प्रदेश से भी कम है, हिमाचल से भी कम है, सब प्रदेशों से कम है। सर, ऐसी चर्चा कृष्ण पाल गुर्जर नए प्रदेश अध्यक्ष बन रहे हैं। जो भी बनेंगे शुभकामना देंगे उनको। सोशल मीडिया पर बीजेपी के नेताओं की तरफ से, कार्यकर्ताओं की तरफ से अभी से शुभकामनाएं दी जा रही हैं। नहीं, सोशल मीडिया पर तो बहुत कुछ चलता रहता है, आप भी चलाओ। एक सर, कब तक उम्मीद है? मुझे लगता है अगले सप्ताह में कुछ ना कुछ होना चाहिए। एक सर, दिल्ली और NCR में पिछले काफी समय से लगातार छुटमुट भूकंप के झटके आ रहे हैं और जानकारों का ये कहना है कि आगे आने वाले दिनों में दिल्ली NCR एक बड़ा भूकंप का केंद्र बन सकता है। तो इसको लेकर जो हरियाणा में जर्जर इमारतें हैं उनको लगता है कि आपको मतलब बिल्कुल ही बंद कर देना चाहिए, उनको वहाँ पब्लिक रह रही है। करनाल में भी ऐसे, सदर बाजार में कई ऐसे इमारतें हैं, काफ़ी साल पहले करनाल में भी गिरी थी। देखिए, ये वैज्ञानिक तौर पर सारी चीज़ें सामने होती हैं, सारे जितने भी फोरकास्ट होती हैं वो भी की जाती है, अनुमान भी लगाए जाते हैं। ऐसा किसी प्रकार का कोई वैज्ञानिक तौर पर जितना यानी विश्लेषण किया जाता है, उसके करने के बाद किसी प्रकार की कोई बात ऐसी आएगी तो उसका संज्ञान ज़रूर एडमिनिस्ट्रेशन लेगी। लेकिन अभी तो केवल चर्चाएं, अफवाहें सब होती हैं।
भूकंप आए हैं पिछले दिनों में, कई बार आए हैं, लेकिन उनका जो स्केल है वो रिक्टर स्केल के ऊपर कोई ऐसा भयावह नहीं आया है कहीं भी कि जिसके कारण से बड़ी कोई अभी चिंता ऐसी हो। हाँ, अगर कोई ऐसी भविष्यवाणी, कोई जो संस्थान बने हुए हैं उनका कोई ऐसा विषय आता है तो उसका संज्ञान भी लिया जाएगा। और वैसे तो बिल्डिंग कोड में जितनी भी बड़ी बड़ी इमारतें बनाई जाती हैं आजकल, किसी भी शहर में बनाई जाती हैं, उनको जर्क प्रूफ और ये जो भूकंप की प्रूफ के नाते से जो व्यवस्थाएं की जाती हैं वो आजकल लागू हैं। नई कंस्ट्रक्शन सारी उस हिसाब से हो रही हैं और मैं समझता हूँ कि कोई ऐसी बात आएगी तो उसका संज्ञान लिया जाएगा। काफ़ी नुकसान किए रेवाड़ी और गुरुग्राम में जो है आज मेवात पहुंच गया है। देखिए, इस विषय में किसी को दोष तो नहीं दिया जा सकता। एक ऐसा एक विषय है जो 2-4 साल 5 साल बाद कभी ना कभी आता है और विश्व के किसी भी कोने में, किसी भी देश में टिड्डी दल घुसता है। अब अपने देश में इस इलाके में आया हुआ है, कभी राजस्थान में होता है, कभी उत्तर प्रदेश में होता है, महाराष्ट्र तक घूम के आ गया है, अब इस इलाके में घूम रहा है। उसके लिए सारे इंतज़ाम सब किए हुए हैं कि कहीं कोई ज़्यादा नुकसान न हो। जहाँ ये बैठता है वहाँ किसानों को अपील भी की जाती है, आग्रह किया जाता है कि वो शोर मचाएँ ताकि उसको उड़ा दें, उनके खेतों में नुकसान न करे। उसके लिए छिड़काव किया जाता है। रात के समय उनको मारने के लिए जो दवाई होती है उसका छिड़काव करते हैं। उस छिड़काव में सरकारी मशीनरी वो भी सब जगह अलर्ट है और जगह जगह ट्रैक्टर्स जो लोगों के पास है वहाँ भी हमने उसकी इंतज़ाम किए हुए हैं बता करके कि भी ऐसे ट्रैक्टर्स के साथ दवाई डाल करके उसका स्प्रे वो करने का इंतज़ाम भी किया है। पिछले दिनों में 950 ट्रैक्टर्स हमने, जब ये पता लगा लोकस्ट का और टिड्डी दल का, तो उन दिनों में 950 ट्रैक्टर्स को हमने अलर्ट पर रखा ताकि गांव में जहां भी जाते हैं, जहां भी ये टिड्डी दल आता है तो वहां उन ट्रैक्टर्स के माध्यम से या फायर ब्रिगेड के सिस्टम के माध्यम से और जो मशीनरी है इसमें केंद्र सरकार की ओर से भी लगातार संपर्क बनाया हुआ और हमने भी उसकी तैयारी की। करनाल जिले भर के अनाज मंडी के आड़ती इकट्ठा हुए थे। मार्केट कमेटी अधिकारी को उन्होंने शिकायत दी है कि खाद्य पूर्ति विभाग के जो इंस्पेक्टर हैं, तो ये पहले आड़ती सामने नहीं आ रहे थे, आज आड़तियों ने सामने आकर शिकायत दी है। कहा तो इसकी जांच करा के कोई भी दोषी होगा तो रोडवेज का किराया बढ़ सकता है, ऐसी जानकारी? देखिए, अभी ये चर्चा हुई थी लेकिन अभी हमने उसको 15 जुलाई तक डेफर किया है। 15 जुलाई के बाद फिर बैठ के विचार करेंगे। अगर रोडवेज की गतिविधि पूरी चल जाती है तो फिर तो ऐसी कोई स्थिति नहीं आएगी, लेकिन यदि फिर भी तब तक स्थिति नहीं चलती, क्योंकि बसें हमारी 4,500 बसों में से मात्र 850 बसें कल की डेट में ये चली हैं। तो इतना कम फ्लीट जब चलेगा तो खर्चे तो पूरे उस नाते से हो रहे हैं। लगातार रोडवेज का घाटा बढ़ रहा है और उस घाटे को रोकने के लिए और सवारियाँ क्योंकि कम चलाई जाती हैं, बसें भी कम चलती हैं, तो उस नाते से कोई ना कोई विचार 15 जुलाई को दोबारा से फिर मीटिंग करेंगे। एक आखिरी सवाल, हरियाणा आत्मनिर्भर कैसे बनेगा? देश भर का जो इतना बड़ा पैकेज प्रधानमंत्री जी ने घोषित किया है, हमने अपनी टीम को, पूरे ब्यूरोक्रेट्स को, मंत्रियों को ये एक योजना बनाने के लिए कह दिया है कि हम उसका 10% का शेयर हर मद में कैसे ले सकते हैं। फिर वो इंडस्ट्री में है, चाहे वो किसानों के काम में है, मजदूरों के लिए है, उद्योग के लिए है, व्यापार के लिए है, इन सब चीज़ों में जो जो लाभ केंद्र सरकार से हम ले सकते हैं उसकी प्लानिंग हम कर रहे हैं और बहुत सी चीज़ें हमने शुरू भी कर दी हैं। जैसे छोटा जो काम करने वाला ऐसा रेडी फड़ी वाला व्यक्ति है, खोमचे वाला व्यक्ति है, उसको अगर आवश्यकता है तो 10 से 15 हज़ार रुपया तक वो लोन ले सकता है और मात्र 2% इंटरेस्ट के ऊपर उसको लोन मिल जाएगा। ऐसे ही थोड़ा शिशु लोन जिसको हम कहते हैं, मुद्रा लोन में 3 प्रकार हैं, तो शिशु लोन के लिए 50,000 रुपये तक की, ऐसे हमने 3 लाख लोगों को ये लोन देने की योजना बनाई है हरियाणा में। ऐसे इन लोगों को भी जो 9% का ब्याज बैंक का होता है उसको 5% पर मिलेगा, 4% का सबवेंशन वो केंद्र सरकार का और प्रदेश सरकार का रहेगा। तो इस प्रकार से इन सारे लाभ को, ऐसे ही जो जो योजनाएं, जैसे पशुओं के लिए योजना बनी है तो पशुओं के लिए भी अलग से, जैसे किसान क्रेडिट कार्ड होता है, पशुधन क्रेडिट कार्ड ये हमने बनाया है, उसकी भी अलग अलग पशुओं के हिसाब से रेंज रखी गई है कि उसमें उनको जितना पैसा चाहिए पशु खरीदने के लिए उनको मिल सकता है। रोज़गार के नाते बहुत सी स्कीमें बनाई जा रही हैं, वो जैसे जैसे बनेगी वैसे वैसे। सोनीपत में आज 2 पुलिस कर्मचारियों का हत्या हुई है, एक बड़ा दुखद घटना हुई है। हमारे डीजीपी वहाँ पहुँच गए हैं, उन्होंने जायज़ा लिया है। उनको दोनों जो सिपाही हैं उन्होंने बाकायदा एक संघर्ष मुठभेड़ टाइप हुई है, तो रात के समय वो पेट्रोलिंग पर थे तो बदमाशों ने आकर के उनके ऊपर पहले गोलियां चलाई हैं, फिर
प्रत्यक्ष भिड़ंत भी हुई है उनकी, उनको यानी चाकुओं के निशान भी मिले हैं उन सिपाही जो हैं उनके बॉडी के ऊपर। तो उनको वीरता के नाते से जो उनका किया जाएगा, उनको सम्मानित किया जाएगा और उनको जो एक्स ग्रेशिया के जो लाभ हैं सिपाहियों को पूरे दिए जाएंगे। और ऐसे जो दोषी हैं, कल्प्रेट हैं, स्पेशल टीम बना करके और उनको जल्दी सर आज जल्दी बराला जी के बेटे की शादी पे आना हुआ था।